इस वीडियो में हम एक और एप्लीकेशन देखेंगे डिमांड और सप्लाई का, मांग और पूर्ति का एक और प्रयोग देखेंगे। इससे पहले दो वीडियोस में हम देख चुके हैं प्राइस राशनिंग, जिसमें हमने पहले वीडियो में देखा था प्राइस सीलिंग, अधिकतम कीमत, और दूसरे वीडियो में हमने देखा प्राइस फ्लोर क्या होता है, न्यूनतम कीमत क्या होता है। और इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम समझेंगे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के कॉन्सेप्ट्स, उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत की धारणाएं। और इसके अलावा हम ये समझेंगे कि इन धारणाओं की मदद से हम डेड वेट लॉस, या जिसको हम मृत भार घाटा कहते हैं, हिंदी में आप चाहें तो मृत भार घाटा कहें, डेड वेट भी लिखते हैं, डेड वेट हानि कहें, तो ये तीन चीज़ें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्री कॉन्सेप्ट्स इन दिस वीडियो। वी स्टार्ट विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। हम शुरुआत करते हैं उपभोक्ता की बचत की धारणा के साथ। तो उपभोक्ता की बचत क्या होती है? उपभोक्ता की बचत का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के लिए उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार है और जो कीमत वो वास्तव में उसके लिए देता है, उसके बीच के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। The price that a consumer is prepared to pay for a commodity and the price which he actually pays for it, the difference between the two is equal to the consumer's surplus. उसको हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। Let us try to understand this with the help of a diagram. Consumers surplus, उपभोक्ता की बचत। We will again use the equilibrium between demand and supply for explaining this. But let us first draw the diagram. हम डायग्राम बनाते हैं, एक रेखा चित्र बनाते हैं, जिसमें हम अगेन डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को यूज करेंगे। तो हम जानते हैं डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आप देखिए वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, पहली इकाई के लिए यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस, आई एम ड्रॉइंग दिस टू एक्सप्लेन इट, इसको मैं बाद में मिटा दूंगी ये डॉटेड लाइन। सपोज ये पहला यूनिट है, इस पहले यूनिट के लिए कंज्यूमर कितनी कीमत अदा करने को तैयार है? OP1 कीमत अदा करने को तैयार है। यहाँ पर अगर हम इसको ले लें, P1 अगर हम यहाँ दिखाएं तो OP1 कीमत अदा करने को तैयार है। दूसरी यूनिट के लिए वो कितना अदा करने को तैयार होगा? OP2। नाउ सी, P2 is less than P1। दूसरी यूनिट के लिए वो P1 से कम कीमत देने को तैयार है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे उपभोग की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उपभोक्ता को सीमांत इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। This is because as the units of consumption increase, the utility which the consumer derives from every additional unit goes on decreasing. Now we know that this is the marginal utility. हम जानते हैं कि ये सीमांत उपयोगिता है। तो उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है वन कमोडिटी केस में? एक वस्तु के लिए उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है? जहां पर की सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर होती है। So this will go on decreasing. Now see, suppose this is the supply curve in the market. मान लिया ये बाजार का पूर्ति वक्र है, तो संतुलन कहाँ पर स्थापित होगा? Remember we are doing applications of demand and supply, basically of the demand and supply equilibrium. याद रखिए हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मांग और पूर्ति के प्रयोग। मुख्य रूप से मांग और पूर्ति संतुलन के प्रयोग से हम किन धारणाओं की व्याख्या कर सकते हैं? So equilibrium is established at the point at which demand is equal to supply. संतुलन उस बिंदु पर स्थापित होता है जहां मांग और पूर्ति बराबर है। इसका मतलब संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता किसी वस्तु की OQ मात्रा खरीद रहा है। This means that in equilibrium the consumer is buying OQ quantity of the good. And at what price is he buying? और किस कीमत पर खरीद रहा है? OP कीमत पर। अब ध्यान से देखिए, वो OQ मात्रा खरीद रहा है, कीमत क्या है? OP. He is buying OQ quantity. And the price which he is paying is OP. So what is the actual payment made by the consumer? उपभोक्ता क्या वास्तविक भुगतान कितना है? उपभोक्ता का वास्तविक भुगतान
the actual payment made by the consumer. How much is it equal to? This is equal to OQ into OP. OQ into OP. What is this equal to? This will be equal to the area OPEQ. So this is equal to the area OPEQ. ये OPEQ क्षेत्रफल के बराबर है. Now, what was the consumer actually prepared to pay for this OQ quantity of commodity? इसके लिए उपभोक्ता कितना देने को तैयार था, वास्तव में कितना देने को तैयार था? How much was the payment which the consumer was prepared to make? भुगतान जो उपभोक्ता देने को तैयार था. Payment which the consumer was prepared to make. वो भुगतान जो उपभोक्ता करने को तैयार था, वो कितना था बच्चों? ध्यान से देखना डायग्राम. आई एम कमिंग बैक टू इट. Prepared to make. How much is he prepared to make? See, this will be given by, suppose इस पॉइंट को मैं R कहती हूँ. मैंने आपको बताया था ना, पहली यूनिट के लिए इतना, दूसरी के लिए इतना. So summing up everything, this will basically come to the total utility which he receives from it. So the entire area under the demand curve. तो ये हो जाएगा इस मांग वक्र के नीचे का पूरा क्षेत्रफल OREQ. यही कंज्यूमर पूरा देने के लिए तैयार था. OREQ. So this will actually be equal to total utility, है ना? See, whenever we are buying a commodity, जब भी हम कोई वस्तु खरीद रहे होते हैं, हम क्यों खरीद रहे होते हैं? हम इसलिए खरीद रहे होते हैं क्योंकि हमें उससे उपयोगिता मिलती है. We buy a commodity because we get utility out of it, and that is why equilibrium is defined as the point at which the marginal utility is equal to price. और इसीलिए संतुलन उस स्थिति को कहा जाता है जहाँ सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो जाती है. तो यहाँ पर जो भुगतान हम करने को तैयार हैं, वो क्या होगा? वो हमारी कुल उपयोगिता के बराबर होता है, which is area under the demand curve. तो कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? जितना उपभोक्ता देने को तैयार है, which is OREQ, है ना? OREQ जो मैंने लिखा है. सो कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? CS is equal to OREQ माइनस वो एक्चुअली क्या पे कर रहा है? OPEQ. वो वास्तव में क्या दे रहा है? OPEQ. और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप डायग्राम देखिए. इससे पहले कि मैं मार्क करूं, आप समझने की कोशिश करें कि कौन सा एरिया होगा जो कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट करेगा. सो यू फाइंड व्हेन यू फ्रॉम दिस एंटायर एरिया, व्हेन यू टेक अवे दिस स्क्वायर which is the actual payment, what are you left with? You are left with the shaded area which is equal to PRE, and this is the consumer's surplus. तो आप जब इस टोटल एरिया में से, कुल क्षेत्रफल में से जब आप OPEQ को निकाल देते हैं तो ये शेड किया हुआ क्षेत्रफल बचता है जो कि ट्रायंगल के जैसा है, और यही कंज्यूमर्स सरप्लस है, उपभोक्ता की बचत है. So this is the concept of the consumer surplus. Now remember, this is just for BA semester 1 students. इस concept को हम indifference curves use करके समझा सकते हैं. Indifference curves में भी हम इसको कई तरह से समझा सकते हैं. So वो सब for some other video. यहाँ पर we stop and we move on to the next concept. इस वीडियो में जो दूसरा concept हमें समझना है, दूसरी धारणा हमें समझनी है, हम उस पर आ जाते हैं. और ये दूसरी धारणा क्या है? दूसरी धारणा है प्रोड्यूसर्स सरप्लस, उत्पादक की बचत. सो प्रोड्यूसर्स सरप्लस, उत्पादक की बचत. अब उत्पादक की बचत क्या होगी? उत्पादक क्या करता है? उपभोक्ता का क्या काम होता है? उपभोक्ता का काम होता है बाजार में सामान खरीदना, जिसके लिए वो एक भुगतान करता है. उत्पादक क्या करता है? उत्पादक सामान बनाता है, प्रोड्यूस करता है. बनाता है तो प्रोड्यूस करता है. The producer produces commodities and for what does he produce? He produces to sell in the market. उत्पादक वस्तुओं को बनाता है बाजार में बेचने के लिए. तो बाजार में जब वो बेचेगा तो वो चाहेगा कि उसको उसकी वस्तु की कम से कम कुछ कीमत मिल सके जिस पर कि वो उसको बेचने को तैयार होगा. ठीक है? तो
और सो ये सप्लाई कर्व, ये जो पूर्ति वक्र है, ये हमें क्या बताता है? पूर्ति वक्र आप देखिए, अलग अलग इकाइयों के लिए वो मुद्रा की वो मात्रा दर्शाता है जितनी की कम से कम इस उत्पादक को मिलनी चाहिए, जिससे कि वो बाजार में ये सामान बेच सके। जैसे देखो, पहली इकाई के लिए होगा P1, दूसरी इकाई के लिए P2, तीसरी इकाई के लिए P3। कम से कम उसको इतनी कीमत मिले तभी वो उस बाजार में सामान बेचेगा, जिससे कि उसको कोई हानि न हो। याद करो, इफ यू रिमेम्बर, सप्लाई कर्व हमें कहाँ से मिलता है? रिमेम्बर क्या? इफ यू हैव डन इट इन +2, अदरवाइज विल बी डूइंग इट इन परफेक्ट कंपटीशन। सप्लाई कर्व होता क्या है? सप्लाई कर्व एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट कर्व से हम प्राप्त करते हैं, है ना? तो ये मार्जिनल कॉस्ट को दिखाता है, सीमांत लागत को दिखाता है। इसका मतलब कि उत्पादक को कम से कम उसकी लागत के बराबर कीमत मिलनी चाहिए बाजार में, तभी वो सामान को बेचेगा। तो सप्लाई कर्व हमें कैसी कीमत दिखा रहा है? वो कीमत जो कि उत्पादक को कम से कम मिलनी चाहिए, जितनी की वो उम्मीद करता है बाजार में, राइट? इसको याद रखना। अच्छा, लेकिन इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम तो वहां होगा जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे। बट वेयर विल इक्विलिब्रियम बी एस्टैब्लिश्ड? Equilibrium will be established at the point at which demand and supply are equal. So that happens to be the point E, और वो यहाँ पर E है। तो E बिंदु पर कितना सामान बेचा और खरीदा जा रहा है बाजार में? What is the quantity being bought and sold in the market? It is equal to OQ. And what is the price at which these transactions are taking place? और किस कीमत पर ये लेन देन हो रहा है? ये OP कीमत पर हो रहा है। तो अब ध्यान से देखो, वस्तुओं की जो कीमत उत्पादक न्यूनतम कीमत प्राप्त करना चाहता है, वो हम इस लाइन से समझ सकते हैं, है ना? तो इस उत्पादक को OQ वस्तुओं की मात्रा के लिए, सपोज इस पॉइंट को अब मैं R कहती हूँ, है ना? तो इस उत्पादक को न्यूनतम कितनी कम कीमत मिलनी चाहिए जिससे कि वो बाजार में OQ वस्तुओं को बेच सके? वो इस एरिया से दिख रहा है, OREQ, that is area under the supply curve, दिख रहा है? ठीक है? तो भुगतान जो प्राप्त होना चाहिए, भुगतान जो उत्पादक या विक्रेता प्राप्त करना चाहता है, the payment which the producer or the seller expects to receive in the market, that is equal to OREQ. OREQ. And what is the actual payment? वास्तविक भुगतान उसको क्या प्राप्त होता है? Actual payment which he receives. वास्तव में उसको क्या भुगतान प्राप्त होता है? ये तो कीमत है। OQ वस्तु कितनी कीमत पर बिक रही है? OP कीमत पर बिक रही है, तो उसको कितना मिलेगा उपभोक्ताओं से? OQEP के बराबर। ये वही एरिया है जो कंज्यूमर पे कर रहा है, उसका एक्चुअल पेमेंट है, तो जो वो पे कर रहा है वही इसको मिलेगा, OQEP। तो प्रोड्यूसर्स सरप्लस क्या हो जाएगा? उत्पादक का की बचत क्या होगी? वो भुगतान जो कि उत्पादक वास्तव में प्राप्त करता है या विक्रेता वास्तव में प्राप्त करता है, और जितनी न्यूनतम भुगतान उसको प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि सामान को वो बाजार में बेच सके, उसके अंतर को उत्पादक की बचत कहा जाता है। So producer surplus is the difference between the payment which the seller actually gets from the market and the payment and the minimum payment which he should get from the market in order to sell his products in the market. So that is equal to OQEP minus OREQ. और अगर इस डायग्राम में आप देखेंगे OPEQ, इस पूरे स्क्वायर में से जब हम OREQ के बराबर एरिया हटा देते हैं, तब ये एरिया बचता है, और ये एरिया क्या कहलाता है? ये है प्रोड्यूसर्स सरप्लस। Okay, so now remember the concepts of the consumer surplus and the producer's surplus, and we will use it to explain how deadweight loss arises under monopoly. अब याद रखिएगा कंज्यूमर उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत की धारणाओं को, और इस आधार पर हम बताएंगे कि एकाधिकार में डेडवेट हानि या मृत भार हानि कैसे उत्पन्न होती है। I move on to the third part of this video.
डेड वेट लॉस क्या होता है बच्चों? देखो, हम अब समाज के कल्याण की बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट सोशल वेलफेयर. नाउ व्हाट इज सोशल वेलफेयर? हाउ डू वी डिफाइन सोशल वेलफेयर? यहाँ पर इकोनॉमिक्स में इट इज द सम टोटल ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर्स सरप्लस. तो सामाजिक कल्याण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? सामाजिक कल्याण या हम सोशल वेलफेयर की अगर बात करें तो सोशल वेलफेयर क्या होगा? ये कंज्यूमर्स सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर्स सरप्लस के बराबर होगा. ठीक है. और अब हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे कि ये अधिकतम तब होता है जब बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है और एकाधिकार में हानि उत्पन्न होती है. और वो जो एकाधिकार में ये जो कमी होती है ना, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में, उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत में, उसी को हम डेड वेट लॉस कहते हैं. डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. मार्केट्स हमें अभी करने हैं, हमने किए नहीं हैं. वी हैव टू डू मार्केट्स, वी हैवंट डन देम, बट we need a basic idea of a perfect competition market and a monopoly to understand the dead weight loss. बाजार हमने किए नहीं हैं, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की धारणाओं की एक आधारभूत समझ हमें होनी चाहिए. और यहाँ इतना काफी होगा बताना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो बाजार होता है जिसमें वस्तुओं की कीमतें स्थिर होती हैं. A perfect competition market is a market in which the price remains constant. Price remains constant means what? Average revenue remains constant. And if average revenue remains constant, then what will happen? Marginal revenue will remain constant. अगर औसत आगम स्थिर रहता, कीमत का मतलब औसत आगम होता है. औसत आगम अगर स्थिर रहेगा तो क्या होगा? सीमांत आगम भी स्थिर रहता है. और एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है? जो कीमत होती है ना, वो बाजार में तय होती है. एक बाजार है जिसमें कई फर्में हैं. अब ये फर्में अलग अलग अपनी कीमतें नहीं निर्धारित करेंगी, बाजार में कीमत निर्धारित होगा और फर्में फिर अपनी मात्राएं तय करेंगी. बाजार में जो कीमत निर्धारित होता है वो मांग और पूर्ति के आधार पर होता है. तो सपोज ये डिमांड कर्व है हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का. मान लिया पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का ये मांग वक्र है. तो मांग वक्र है मतलब क्या होगा? ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है. अच्छा, सप्लाई कर्व कैसा होगा? व्हाट विल बी द शेप ऑफ द सप्लाई कर्व? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कई प्रकार के उद्योग हो सकते हैं. उद्योग मतलब फर्मों का समूह. There can be different types of industries in a perfect competition market, and industry is a collection of firms. We can have a constant cost industry, we can have a decreasing cost industry, we can have an increasing cost industry. हाँ, स्थिर लागत का उद्योग हो सकता है, बढ़ते लागत का उद्योग हो सकता है, घटते लागत का उद्योग हो सकता है. Here and for different types of industries we will have different types of supply curves. और अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग प्रकार की पूर्ति रेखाएं होंगी. तो यहाँ हम मान लेते हैं कि we have an upward sloping supply curve. मान लिया ये है सप्लाई कर्व, which means that the industry will be a rising cost industry. इसका मतलब कि बढ़ते लागत का उद्योग होगा. अब इक्विलिब्रियम कहाँ स्थापित होगा? इक्विलिब्रियम ई बिंदु पर जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे, राइट. और यहाँ पर आउटपुट कितना होगा बच्चों? आउटपुट OQ होगा. प्राइस कितना होगा? प्राइस PC हम कहते हैं इसको. PC जो है ये परफेक्ट कंपटीशन प्राइस है. ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत है. यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? अब कंज्यूमर सरप्लस बच्चों ये पूरा एरिया, इसको मैं R कहती हूँ, इसको T कहती हूँ. ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? कंज्यूमर सरप्लस हमने पिछले डायग्राम में देखा था, वहां से आप संदर्भ लेकर याद करिए. तो ये PCRE के बराबर होगा. PCRE. प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस यहाँ TPCE के बराबर होगा. TPCE के बराबर होगा. एंड रिमेंबर, अगर ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो ये जो प्राइस डिटरमिन हुआ है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा. In a perfect competition market, the price PC will be equal to the marginal cost. Now, what will happen under monopoly? हम देखते हैं मोनोपोली में क्या होगा. एकाधिकार अगर बाजार में हो तो क्या होगा? एकाधिकारी जो होता है ना, देखो, परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम, पूर्ण प्रतियोगिता का संतुलन. पूर्ण प्रतियोगिता के संतुलन में प्राइस जो होगा ना वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा. देखो सप्लाई कर्व को ये कट कर रहा है यहाँ पर डिमांड कर्व,
और सप्लाई कर्व हमें मिलता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व से, ठीक है। तो प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होंगे। लेकिन मोनोपोली इक्विलिब्रियम में, एकाधिकार संतुलन में क्या होगा, प्राइस जो होता है, इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टैब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम वहाँ एस्टैब्लिश होगा जहाँ एमसी और एमआर बराबर होंगे। और प्राइस बच्चों एमसी के बराबर नहीं होगा, प्राइस एआर के बराबर होगा, ठीक है। और हम देखते हैं कि एआर और एमसी बराबर नहीं होंगे वहां पर। मोनोपोली में क्या होगा, तो ये अगर एवरेज रेवेन्यू कर्व है तो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा, सीमांत आगम वक्र होगा। संतुलन कहाँ होगा, जहां एमआर और एमसी मैं बता रही हूँ कि सप्लाई कर्व से रिप्रेजेंट होता है। तो मोनोपोली का इक्विलिब्रियम, अब हम इसको E0 कह देते हैं, ठीक है। ये E0 पर मोनोपोली का इक्विलिब्रियम होगा, यानी एकाधिकार के संतुलन की स्थिति में वस्तु की मात्रा कितनी खरीदी और बेची जाएगी, OQ0 के बराबर। अंडर मोनोपोली OQ0 क्वांटिटी ऑफ द गुड विल बी सोल्ड एंड बॉट। नाउ सी द क्वेश्चन इज what will happen to the consumer surplus and the producer surplus। अब हमें ये देखना है कि उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। Let us first have a look at consumer surplus। सबसे पहले हम consumer surplus देखते हैं। तो कंज्यूमर कितना खरीद रहा है, OQ0 है ना, तो वो कितना पेमेंट करेगा, इस पॉइंट को A कहती हूँ, इस पॉइंट को B कहती हूँ। तो कंज्यूमर टोटल पेमेंट कितना करेगा OQ0 कमोडिटी के लिए, OABQ0 है ना, OQ0 इंटू OA के बराबर वो ये पेमेंट करेगा। इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस उसका कितना बचा, उसका सिर्फ इस ट्रायंगल के बराबर कंज्यूमर सरप्लस बचता है ना, ठीक है। इसका मतलब पहले उसका जो कंज्यूमर सरप्लस था वो इस बड़े ट्रायंगल के बराबर था। कितना कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया, डायग्रामेटिकली अगर देखो तो ये जो एरिया है ABEPC है ना, ये एरिया लॉस इन कंज्यूमर्स सरप्लस है। तो लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ, उपभोक्ता की बचत में कमी, ये हो गया ABEPC के बराबर, ABEPC के बराबर। अब ध्यान से देखो, इसमें से इस पॉइंट को कुछ कह देती हूँ, क्या C कह देती हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसमें से ये जो ABCPC है ना, ये कीमत जो बढ़ जाती है, मोनोपोली प्राइस A के बराबर होगा बच्चों, OA के बराबर, एवरेज रेवेन्यू के बराबर। जब OQ0 क्वांटिटी बेची जा रही है बाजार में या खरीदी जा रही है, तो एवरेज रेवेन्यू कितना है, BQ0 के बराबर, जो कि OA के बराबर है। तो मोनोपोली प्राइस ये OA के बराबर है, ठीक है ना। तो ये कीमत बढ़ने की वजह से कंज्यूमर के पास से ये जो पैसा था ये चला जाता है प्रोड्यूसर को, तो ये ट्रांसफर हो गया, दिस पार्ट ABCPC इज ट्रांसफर्ड टू द प्रोड्यूसर। कल पहले कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट था, अब उतना ज्यादा पे करना पड़ रहा है इसको विक्रेता को। तो ट्रांसफर टू प्रोड्यूसर कितना है, विक्रेता को टू सेलर, विक्रेता को कितना हस्तांतरित कर दिया गया, ABCPC के बराबर, ABCPC के बराबर, ठीक है। इसका हमें कुछ नहीं पता, इसका क्या हो रहा है, ये किसी के पास नहीं जा रहा है, ना कंज्यूमर के पास जा रहा है ना प्रोड्यूसर के पास जा रहा है। अब हम देखते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या होता है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस बच्चों पहले कितना था, देखो ये ट्रायंगल था ना, अब क्या हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन व्हाट द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द मार्केट एंड व्हाट ही गेट्स फ्रॉम द मार्केट। तो प्रोड्यूसर को अब कितना मिल रहा है बाजार से, देखो प्राइस OABQ0, प्राइस हो गया OA, क्वांटिटी हो गई OQ0, तो प्रोड्यूसर को बाजार से कितना मिला, OABQ0 के बराबर, है ना। तो प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा, इसको बाजार से मिल कितना रहा है, OABQ0, कितना वो उम्मीद करता था, तो माइनस उम्मीद, तो वो सप्लाई कर्व के नीचे का एरिया करेगा, तो OTE0Q0, OTE0Q0। बच्चों धीरे धीरे डायग्राम बना कर लिख कर इसको समझोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ देख कर सोचोगे कि समझ गए तो नहीं समझ में आएगा। ओके, तो अब अगर हम इस
एरिया को इस टोटल एरिया में से घटा दें तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है TABE0. सो दिस इज इक्वल टू TABE0. और इसमें से हम जानते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है वो कहाँ से आया है, पहले तो कंज्यूमर के पास था, अब कंज्यूमर का जो बचत था वो प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस में ये जो हानि हो रही है, पहले तो उसको पूरा ये ट्रायंगल मिल रहा था ना, तो ये तो इतना तो उसका बढ़ गया, लेकिन ये एरिया जो उसका घट जाता है इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो टोटल लॉस है ये हो गया हमारा लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत में हानि, और ये हो जा रहा है प्रोड्यूसर्स सरप्लस, लॉस इन प्रोड्यूसर्स सरप्लस। ठीक है, उत्पादक की बचत में हानि। इन दोनों के योग को ही हम डेड वेट लॉस कहते हैं, इसको हम मृत भार हानि कहते हैं, जो कि क्यों उत्पन्न होती है, इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि बाजार में एक अधिकार आ गया। दिस इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट which leads to a lower output, lower than OQ, पहले OQ प्रोड्यूस हो रहा था, अब OQ0 प्रोड्यूस हो रहा है, and a higher price. So this is all about applications of demand and supply. मांग और पूर्ति के प्रयोग यहाँ पर खत्म होते हैं। मुख्य रूप से हमने दो प्रयोग देखे हैं, पहला हमने प्राइस रैशनिंग देखी है, कीमत राशनिंग देखी है, और दूसरा हमने देखा है उपभोक्ता और उत्पादक की बचत, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर्स सरप्लस। विद दिस आई फिनिश दिस चैप्टर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू। इसके साथ ही ये वीडियो हमारा खत्म होता है।